तो पश्चिमी एशिया में अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि होर्मुज बाब अल मंदेब के बाद सुएज नहर पर बढ़ता तनाव दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक चौराहे पर खड़ी है जहां तेल की बूंदें नहीं बल्कि शक्ति का समीकरण तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चोक पॉइंट बचाने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित मोर्चे के पीछे रूस और चीन नया कारोबारी रूट खोलने की तैयारी में, जिससे पूरी विश्व व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। यानी तेल, ताकत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की खूनी जंग आरंभ हो चुकी, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी झोंक सकती है। अभी तक हॉर्मुज चोक पॉइंट बना हुआ था, अब बाब अल मंदेब भी चोक पॉइंट बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सुएज नहर को लेकर है, जो कभी भी तीसरा चोक पॉइंट बन सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया के समुद्री कारोबार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो ईरान अमेरिका युद्ध संकट पुतिन के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। अभी बड़ा कारोबारी समुद्री रूट सुएज नहर का रूट है, जो 20,921 किलोमीटर लंबा है। यह नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से लेकर इंग्लिश चैनल होते हुए आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट तक पहुंचता है। इससे आगे सुएज नहर के जरिए लाल सागर में प्रवेश करता है। सुएज नहर के पास पड़ने वाले मिस्र के दामियता पोर्ट पर आज सुबह ईरान ने हमला किया, जिसके बाद रूट बंद होने के आसार बढ़ रहे हैं। यह रूट आगे लाल सागर होते हुए बाब अल मंदेब के बाद अरब सागर में मौजूद अदन की खाड़ी तक पहुंचता है। उससे आगे हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट के बाद दक्षिण चीन सागर से होते हुए जापान के योकोहामा द्वीप तक पहुंचता है और यहीं तक रूट पूरा हो जाता है। लेकिन यह रूट बंद हुआ तो पुतिन नॉर्दर्न सी रूट को खोल सकते हैं, जो 13,947 किलोमीटर लंबा है। यह रूस के अरखांगेल्स्क पोर्ट से शुरू होता है और फिर आगे बैरेंट सागर से आर्कटिक महासागर में पहुंचता है। उसके बाद कारा सागर, चुकची सागर होते हुए बेरिंग स्ट्रेट तक पहुंचता है और फिर वहां से जापान के योकोहामा पर पूरा हो जाता है। यह रूट पोलर सिल्क रूट कहलाता है, जो सुएज नहर रूट से करीब 7,000 किलोमीटर छोटा है। हॉर्मुज बंद होने के बाद से कई देश सऊदी अरब की पाइपलाइन के जरिए लाल सागर में तेल भेज रहे थे। ये सऊदी अरब का ऑयल रूट है। अब इसे भी तबाह करने की धमकी ईरान और हूती दे रहे हैं। इस रूट के जरिए कतर, यूएई भी तेल भेज रहे हैं, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से टर्मिनल को जोड़ा गया है। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन हमले के डर से सऊदी अरब ने घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। पहला फायदा ये कि नए रूट से गुजरने वाले जहाजों से रूस शुल्क वसूल सकता है। दूसरा फायदा यह होगा कि चीन से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जुड़ी है। तीसरा फायदा यह होगा, यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंचना चीन के लिए आसान हो जाएगा। चौथा फायदा यह होगा, ग्लोबल शिपिंग पर रूस चीन का आधिपत्य होगा। और दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं, जिसमें 2 नए गठबंधन बन रहे हैं। पहले गठबंधन में 10 से ज्यादा देश हैं। इसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और ईरान शामिल हैं। इस गठबंधन का एपिसेंटर ईरान बना हुआ है। यही से युद्ध का विस्तार पूरी दुनिया में हो सकता है। दूसरे गठबंधन में करीब 50 देश शामिल हो सकते हैं, जिसे सऊदी अरब बना रहा है। इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, जापान जैसे देश शामिल हैं। इस ग्रुप का एपिसेंटर सऊदी अरब है, जो तेल रूट रोके जाने से बौखला रहा है। और मॉस्को पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ही यह तय हो गया था कि पुतिन अब यूक्रेन की राजधानी को बख्शने वाले नहीं। ज़ेलेंस्की को भी बड़े हमले का खतरा महसूस हो चुका था। कीव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। लोगों को घर की बजाय मेट्रो स्टेशन में रहने की नसीहत दी गई थी। बुधवार की देर रात के बाद रूस से राजधानी कीव पर भीषण हमले की शुरुआत हुई। ड्रोन हमलों से पहले एयर डिफेंस को व्यस्त किया गया और फिर भारी भरकम रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का तांडव किया। तमाम एहतियात के बावजूद रूसी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन पर 280 से ज्यादा ड्रोन और 78 मिसाइलें दागी। इस हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लवीव में भी हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन के कुल 7 शहरों को निशाना बनाया। रूस के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन कारखाने थे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नीप्रो इलाके में रूसी मिसाइल हमले में माता-पिता और 3 बच्चों की मौत हो गई। मलबे के नीचे से 2 और बच्चों को जिंदा निकाला गया।
ये एक आम घर था जो बैलिस्टिक मिसाइल से पूरी तरह तबाह हो गया। सबसे अधिक 48 KH-101 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। 9 कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। 8 इस्कंदर और 6 KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। अलासागर के किनारे यूजनी में यूक्रेन के 3 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया। तीनों कार्गो जहाजों में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। ओडेसा पोर्ट पर भी 2 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया। और इतने हमलों के बाद भी कीव के लोग सुरक्षित हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कीव का मेट्रो नेटवर्क। कीव आर्सेनलेना स्टेशन है। यह दुनिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन को 105 मीटर से भी अधिक गहराई पर बनाया गया है। इतनी गहराई पर होने की वजह से ही यहां मिसाइल हमलों का असर नहीं होता है। इस स्टेशन पर आपात स्थिति में हजारों लोगों के रहने की जगह है। मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे भी लगे। कीव रूस के हमलों से बचने के लिए मेट्रो स्टेशनों में शरण लेता है। कीव में कुल 47 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। इनमें 20 स्टेशन बहुत गहराई पर बनाए गए हैं और ये लोगों को मिसाइल हमलों के दौरान सुरक्षा देते हैं। युद्ध के बाद से कीव के तमाम मेट्रो स्टेशन 24 घंटे खुले रहते हैं। कीव के तमाम मेट्रो स्टेशन ही लोगों के लिए बंकर की तरह है। रूस से जंग शुरू होने के बाद से कीव के लिए यही मेट्रो स्टेशन वरदान साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की कामयाबी का एक रहस्य यहाँ का ब्लैक स्पार्क नाम का विद्रोही संगठन भी है। ब्लैक स्पार्क संगठन यूक्रेन की मदद करता है। यह संगठन खुद भी क्रीमिया में हमले करता है। बड़े और लॉन्ग रेंज हमलों के लिए ब्लैक स्पार्क संगठन ही यूक्रेनी सेना को खुफिया जानकारी देता है। क्रीमिया में यूक्रेन ने स्पीड बोट स्टेशन पर हमला किया है। यह हमला भी विद्रोही संगठन ब्लैक स्पार्क की मदद से किया गया है। हमले में रूसी नेवी की कई बोट को नुकसान हुआ है। काला सागर के तट पर कई धमाके हुए। इसके अलावा ब्रियांस्क में रूसी सेना का एक रडार नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना के ड्रोन केंद्र पर भी हमला किया। डोनेस्क में एक रोड ब्रिज को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। तो जॉर्डन में अपने यूएस बेस पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर ऐसा प्रहार किया है जिसने तेहरान को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के सख्त आदेश के बाद कुवैत से दागी गई घातक मिसाइलों और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के तटीय ठिकानों, IRGC के कमांड सेंटर और पावर ग्रिड को सीधे निशाना बनाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सेंटकॉम ने अगले 14 दिनों तक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यानी फारस की खाड़ी से उठी ये आग अब पूरे अरब को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रही है। सवाल यह कि क्या 14 दिनों का यह अभियान पूरे पश्चिम एशिया का सामरिक समीकरण बदल देगा? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। 29 जुलाई 2026 रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अल अजराक एयरबेस, जॉर्डन। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक अगले 2 हफ्ते तक की जंग को लेकर गहन मंथन जारी है और ट्रंप ने अमेरिकी सेना को साफ साफ कह दिया है कि दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार हमीद दरेज मुकद्दम ने अमेरिकी सैन्य अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि ये हमले अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की हताशा को दर्शाते हैं। मुकद्दम ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी नीति के तहत ये जंग लड़ रहे हों, लेकिन ये ऐतिहासिक सच साबित होगा कि अमेरिका अपने ही फैलाए इस कीचड़ और दलदल में खुद फंसेगा। तो अमेरिका ने एक साथ फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और दक्षिण ईरान के कई इलाकों पर बड़ा प्रहार किया है। नूराबाद में ग्राउंड फोर्स बेस के पास कई विस्फोट हुए। बुशहर के परमाणु संयंत्र वाले प्रांत में धमाके हुए। केश्म द्वीप पर कई इमारतें तबाह हो गई। किश द्वीप के बंदरगाह के पास विस्फोट हुए। बंदर अब्बास में नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। आबादान में कई विस्फोट हुए और आग से भारी नुकसान हुआ। अहवाज में IRGC के कमांड केंद्रों पर हमले किए गए। अमेरिका का दावा है कि इस अभियान का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। सबसे पहले IRGC के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके बाद मिसाइल बेस पर सटीक हमले किए गए। ड्रोन बेस पर भी हमले हुए। कोस्टल सर्विलांस साइट को निशाना बनाकर समुद्री निगरानी क्षमता पर चोट की गई। एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले कर जवाबी रक्षा को कमजोर करने की कोशिश की गई। समुद्री सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर फारस की खाड़ी में ईरान की क्षमता को निशाना बनाया गया। अटैकर्स और प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों ने ईरान के रणनीतिक और औद्योगिक शहर आबादान को मुख्य निशाना बनाया। मिसाइल अटैक के बाद आबादान और तटीय इलाकों के पावर ग्रिड फेल हो गए और पूरे इलाके में ब्लैकआउट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 2 हफ्ते का मास्टर प्लान तैयार किया है। ईरान के खिलाफ 14 दिनों तक
लगातार ऐसे ही हमले होंगे। इसका मकसद है IRGC के कमांड केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करना। और अब आपको कुवैत की जमीन से ईरान पर हुए प्रहार का रूट दिखाते हैं। अमेरिका ने इस अभियान में कुवैत में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस से ईरान के आबादान शहर की दूरी 140 किलोमीटर है। कैंप आरिफजान से आबादान की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। कैंप ब्यूरिंग से आबादान की दूरी करीब 290 किलोमीटर है। इन तीनों ठिकानों पर अमेरिका की हाइमार्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें तैनात हैं और ईरान के तटीय इलाके इन मिसाइलों की रेंज में हैं। कुवैत के इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हमले की दूसरी लहर को अंजाम दिया गया। और अरब के समीकरण बुरी तरह उलझ गए हैं। इजरायल की तरह सऊदी अरब ने उसके लिए खतरा बन चुके मिलिशिया गुटों पर हमले शुरू कर दिए। मिलिशिया गुटों ने ऐलान कर दिया है कि बदला सिर्फ सऊदी अरब से नहीं बल्कि अमेरिका से भी लिया जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले जंग शुरू होने का कारण था इराक में ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों पर अमेरिका और सऊदी अरब के हमले। यह जंग ऐसे वक्त में छिड़ी है जब अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें कम है, इसीलिए अमेरिका इस संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन इजरायल को अवसर नजर आ रहा है और वो चाहता है कि अरब के देश मिलकर ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दें। इराक के ईरान समर्थित संगठन हरकत अल नुजाबा ने अमेरिका और सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि इराक में किए गए संयुक्त हवाई हमलों के जवाब में अमेरिकी और सऊदी अरब के बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। अमेरिकी सऊदी हितों को भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि 28-29 जुलाई को इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी PMF के ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों में IRGC के 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा लड़ाके घायल हो गए हैं। सऊदी अरब पर हूती के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वजह से अरामको के एक फ्यूल डिपो को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यानबू इंडस्ट्रियल सिटी में अल हमरानी फुक्स ब्लेंडिंग एंड ग्रीस प्लांट को भी भारी नुकसान। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते तक पहुंचने की संभावना पर शक है, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा धोखा देते हैं और हमेशा समय खींचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अमेरिका के बेस अमेरिकी सेना के जवानों की वजह से खतरे में पड़ गए हैं। मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने में मददगार साबित हो रहे हैं, जिसके बाद सेंटकॉम ने चेतावनी जारी करते हुए मोबाइल से वीडियो शूट नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर फोन भी जब्त किए जा सकते हैं। अमेरिका युद्ध से पहले पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या लगभग 2330 थी, जो सीज फायर के समय घटकर 1030 पहुंच गई थी। लेकिन दोबारा से हमले शुरू होने के बाद सिर्फ 759 से लेकर 827 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर अमेरिका के एयर डिफेंस स्टॉक में बचे हैं। यानी 28 फरवरी के बाद से पैट्रियट के स्टॉक में 65% की कमी आई है। ऐसा ही कुछ हाल थार्ड मिसाइलों का है, जिनकी संख्या युद्ध से पहले 452 थी, जो सीज फायर के समय लगभग 232 से 262 मिसाइलें रह गई, जबकि दोबारा से हमले शुरू होने के बाद इनकी संख्या 234 से 278 पहुंच गई है, जिससे थर्ड इंटरसेप्टर की संख्या में 50% की कमी आई। और रूस और नेटो के बीच जंग की आशंका गहराती जा रही है, क्योंकि एक बार फिर रूसी मिसाइलों ने नेटो की जमीन को दहला दिया है। आज सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी सहित पोलैंड की सीमा तक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसी बीच एक मिसाइल यूक्रेन की सीमा को लांघते हुए पोलैंड की जमीन पर गिरी और जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पोलैंड के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट के सायरन बजने लगे। शुरुआती जांच के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि रूस ने नेटो की सीमा का उल्लंघन किया और यह बड़ी जंग का आधार बन सकता है। रूस लंबे समय से नेटो के स्पेशल अलर्ट को परख रहा है। ड्रोन और मिसाइलें भेजकर यह देखा जा रहा है कि नेटो का उत्तर क्या होगा। अब तक कई बार रूस के ड्रोन और मिसाइल नेटो एयर स्पेस में घुस चुके हैं। 30 जुलाई की सुबह रूस की KH-101 क्रूज मिसाइल पूर्वी पोलैंड के तार्कोविस्को गांव के पास गिरी। इससे पहले 24 मार्च 2024 को ओसेरदोव गांव के पास एक रूसी मिसाइल 3 मिनट तक पोलिश एयर स्पेस में रही। हालांकि ये यूक्रेन की जमीन पर जाकर गिरी। इससे पहले 15 नवंबर 2022 को प्रजेवोदो गांव में एक रूसी मिसाइल गिरी। इस धमाके में 2 पोलिश नागरिकों की मौत हो गई थी। इस पर पोलैंड अमेरिका नेटो की संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच में पता लगा कि यह मिसाइल रूस की नहीं थी। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम से लॉन्च की गई मिसाइल भटककर पोलैंड में जा गिरी थी।